नमस्कार दोस्तों, स्वागत है VN स्टडी क्लासेस में। आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश, जिससे हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। मतलब लाइट यानी प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे हम फूल को देखते हैं तो जब तक फूल पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम लोग फूल को नहीं देख पाएंगे। आइए अब देखते हैं प्रकाश का गुण। देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। मतलब कि प्रकाश तरंग के फॉर्म में भी होता है और कण के फॉर्म में भी होता है। न्यूटन ने कहा था कि यह कण के रूप में होता है और हाइगेंस ने कहा था कि यह तरंग के रूप में होता है। तो प्रकाश जो है वो दो फॉर्म में होता है, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। आइए अब देखते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो देखिए, हाइगेंस ने 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। हाइगेंस साहब ने क्या कहा कि प्रकाश एक तरंग के फॉर्म में आगे बढ़ता है। और प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो जब किसी माध्यम में अगर कोई तरंग आगे बढ़ती है तो माध्यम में जो कण होते हैं उसी तरंग के कारण कंपन करने लगते हैं। कण जब कंपन करता है तो उसकी दिशा के अनुसार तरंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आइए देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जब तरंग जो है माध्यम में आगे बढ़ती है तो माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। तो जब उनका कंपन तरंग के दिशा के लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। यानी कि जिस माध्यम में अगर कोई कण कंपन करता है और जब कंपन तरंग के दिशा जो होती है वो लंबवत होती है यानी परपेंडिकुलर होती है, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रकाश हो गया, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। तो जब माध्यम में कण तरंग की दिशा में, यानी कि तरंग जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में अगर कंपन करते हैं या गति करते हैं तब उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। कहने का मतलब है कि माध्यम का कण है वो तरंग की दिशा में ही गति या कंपन करते हैं, तब उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश की क्या विशेषता होती है। तो प्रकाश के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो बहुत छोटा होता है। देखिए, अब आप लोग को लग रहा होगा कि तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो तरंगदैर्ध्य क्या होता है कि किसी तरंग का कण अगर एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है उसे उसका तरंगदैर्ध्य कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये तरंगदैर्ध्य होता है।
और प्रकाश में यही जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए जो है प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। और देखिए प्रकाश का वेग जो है अधिकतम वो निर्वात में होता है, यानी वैक्यूम में होता है, जहाँ पर हवा नहीं होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होगा? जहाँ पर निर्वात होगा। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहाँ वायु नहीं है। और अगर प्रकाश का रंग अगर ज्ञात करना होता है तो प्रकाश का रंग इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, यानी कि वेवलेंथ से हम प्रकाश का रंग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो निर्वात में होती है, यानी कि जहाँ पर वायु नहीं होता है, यानी जहाँ निर्वात होता है वहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। देखिए प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अब देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक अंग्रेजी में जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो किसी भी माध्यम का वह गुण या वह संख्या होती है जिसके आधार पर ये पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। तो अपवर्तनांक यही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो देखिए निर्वात में जो है वो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उससे थोड़ा सा कम होता है पानी में। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वही अगर कांच में बात की जाए तो पानी से थोड़ा कम होता है। कांच में कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये आपतित किरण आया है सरफेस पर और सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में लौट गया है, यानी कि परावर्तित किरण जो है वो लौट रहा है, उसे दर्शा रहा है। और जो प्रकाश हम सतह पर डाल रहे हैं वो आपतित किरण को दर्शा रहा है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। और आपतित किरण जहाँ पर सरफेस पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। परावर्तन के नियम में बताया गया है कि आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, यानी जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। और आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण पर एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखा कि आपतित किरण आ रहा है सरफेस पर और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये जो है वायु माध्यम है, वायु से आ रहा है कांच में यानी ग्लास में। तो ग्लास में आते ही उसका जो है वो दिशा जो है परिवर्तित हो जाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।
यानी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि जैसे कि हवा से पानी में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर जो है विरल माध्यम हो गया हवा और सघन माध्यम हो गया पानी। तो हवा से पानी में अगर जाता है प्रकाश की किरण तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि यह अभिलंब की ओर झुक गया है। और इसके विपरीत जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी सघन माध्यम हो गया जैसे पानी और विरल माध्यम हो गया हवा। तो पानी से अगर हवा में जाता है प्रकाश का किरण तो वह अभिलंब से दूर भागता है। तो ये समझ गए आप लोग प्रकाश का अपवर्तन। अब देखते हैं हम लोग अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती है। देखिए, पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पानी में डूबी हुई पेंसिल है वह टेढ़ी दिखाई दे रही है, यानी कि वो हवा से सघन माध्यम में गया है, यानी विरल से सघन माध्यम में गया है, हवा से पानी में गया है, इसलिए पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। और इसका अगर दूसरा उदाहरण देखें तो तारे जो टिमटिमाता है, तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। और इसका उदाहरण अगर देखें तो जल के अंदर मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और दूसरा उदाहरण इसका क्या है कि सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यहीं से एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना, जल के अंदर मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देना, सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सभी जो है वो अपवर्तन के कारण होती है। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रांतिक कोण को समझते हैं। तो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, यानी कि आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए वो क्रांतिक कोण होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख चुके हैं। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब वह किरण जो है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश का किरण जा रहा है तो आपतन कोण का मान जो होगा वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। और जब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तब वह किरण जो है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से वह आ रही होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका उदाहरण है हीरे का चमकना। हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। और पानी में पड़ी हुई परखनली अगर चमकीली दिखाई देती है तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटना होती है। और इसका उदाहरण देखें तो कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है।
और दूसरा इसका उदाहरण देखें तो प्रकाशिक तंतु, जिसे ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। तो प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। और रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, जैसे आप लोग गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि पेड़ एवं वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसे मरीचिका कहा जाता है। तो रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त जो तकनीक होता है एंडोस्कोपी, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। यानी कि आंतरिक भाग को जो आंतरिक अंगों को जो देखने के लिए एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। तो देखिए ये जो है श्वेत प्रकाश वो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, इसी क्रिया को जो है वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। और यह जो है अगर तरंगदैर्घ्य अगर जिसका ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण जो है वो कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य अगर कम होगा तो उसका विक्षेपण ज़्यादा होता है। जैसे कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है। विक्षेपण का मतलब हुआ कि फैलाव, मतलब बैगनी रंग को अगर दूर से देखेंगे तो वह कम दिखाई देगा, क्योंकि वह जो है फैल जाता है प्रकाश। बैगनी रंग का प्रकाश जो है वो उसका फैलाव ज़्यादा होता है, उसी फैलाव को विक्षेपण कहा जाता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है, इसलिए उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। जैसे कि आप लोग सिग्नल में देखते होंगे कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह दूर से ही दिखाई दे, उसका फैलाव कम होता है, वो फैलता नहीं है ज़्यादा, इसलिए उसका विक्षेपण जो है वो कम होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 7 रंग जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो वो होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे शॉर्टकट में याद रखने का एक ट्रिक होता है, बैजानीह पिनाला। क्या होता है? बैजानीह पिनाला। बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इसका जो क्रम है वो इस तरह होता है, विबग्योर, VIBGYOR। तो सबसे शुरू में देखिए भी है यानी बैगनी है, और सबसे लास्ट में आर है। तो सबसे कम जो होता है तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का, और सबसे अधिक होता है लाल का, और बीच में कौन होता है? तो ग्रीन होता है। और अगर प्राथमिक रंग की बात करें तो प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल, हरा और नीला होता है, और ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो लाल, हरा और नीला है। हम लोग सभी इंद्रधनुष को देखे होंगे। तो इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटना होती है? तो इंद्रधनुष में जो है परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ये तीनों घटनाएं होती है इंद्रधनुष में। और इंद्रधनुष जब भी देखे होंगे तो यह हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। तो आइए देख लेते हैं इंद्रधनुष के बारे में हल्का सा। तो देखिए इंद्रधनुष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो इसमें जो है 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होता है, और इसमें जो है लाल रंग जो है वो बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है।
जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये प्राथमिक इंद्रधनुष है और इसमें लाल रंग जो है वो बाहर की ओर है। तो लाल रंग को अगर फर्स्ट मान लें तो जिसमें बाहर होगा लाल रंग वो प्राथमिक होगा, यानी कि अंदर में होगा बैगनी और बाहर में होगा लाल। और द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता था कि ये 2 बार अपवर्तन और 1 ही बार परावर्तन होता था, लेकिन द्वितीयक में है 2 बार परावर्तन, तो 2 बार तो अपवर्तन होगा ही, लेकिन इसमें 2 बार परावर्तन भी होता है और इसमें लाल रंग जो है अंदर होगा और बैगनी रंग बाहर होगा। तो यह जो है इंद्रधनुष वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक को याद रखने के लिए याद रखिएगा कि प्राथमिक यानी प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी में सबसे बाहर कौन होगा, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, रेड होगा। तो जिसमें बाहर में रेड होगा वो प्राथमिक हो गया, और एक ही को याद रखिएगा तो दोनों याद हो जाएगा। और अगर इंद्रधनुष के बीच में अगर रंग की बात करें तो इंद्रधनुष के मध्य में जो होता है, बीच में होता है, वो हरा रंग होता है। तो मैंने इंद्रधनुष के बारे में कुछ हल्का सा टॉपिक बता दिया। अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी धूल कण के कारण प्रकाश का फैलना जो है वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं कौन कौन है, तो आकाश का जो नीला दिखाई देता है रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण भी होता है। और अगर समुद्र का पानी की बात करें तो समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है तब वह किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब कि मार्ग से थोड़ा हट जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश को किसी बहुत ही छोटे छिद्र से होकर अगर गुजारा जाता है तो वह किनारे से थोड़ा सा हट जाता है, यानी विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है, यानी कि आकार जितना छोटा होगा विवर्तन उतना ही अधिक होगा। एक होता है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या होता है यह, कि जब समान आवृत्ति और आयाम की 2 तरंगें समान दिशा में आगे बढ़ती है तब उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य पाई जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखिए आयाम क्या होता है, यह देखिए प्रकाश का ये किरण है जो कि आगे गति कर रही है, तो इनका जो सबसे अधिकतम ऊंचाई है इसे ही आयाम बोला जाता है। और प्रकाश कुछ इस तरह से गति करती है और इसमें 2 कंडीशन देखने को मिलता है। कौन कौन कंडीशन, पहला ये देखिए, ये हो गया जब प्रकाश का कण ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर बल लगेगा और जब नीचे जाएगा तो नीचे की ओर खींचेगा, जिससे प्रकाश की तीव्रता जो है शून्य हो जाएगी, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों संतुलन में आ जाएगा, यानी कि उसकी तीव्रता जो है वो शून्य हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब दोनों ऊपर रहेंगे तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। यानी कि ये देखिए ओवरलैप कर रहा है, इसलिए
इसमें जो है प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। जैसे कि हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, जब दो समान पत्थर को समान वेग से अगर पानी में डालते हैं तो जो तरंग उत्पन्न होगी वो आगे बढ़ती है और वही तरंग जो है कहीं पर एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है, यानी एक दूसरे पर प्रत्यारोपित हो जाती है, ओवरलैप करती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता वहाँ पर अधिकतम हो जाती है। जैसे कि जल के सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का अगर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो रंगीन दिखाई देगा। और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं प्रकाश के व्यतिकरण का, तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। एक मैंने क्या बताया, जल के सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, और दूसरा साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। ये जो है प्रकाश का व्यतिकरण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मानव नेत्र के बारे में। वैसे मानव नेत्र का मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है जिसे आप देख सकते हैं, और वहाँ एक एक चीज़ मैंने बताया है नेत्र के बारे में। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं मानव नेत्र के भाग। तो देखिए, मानव नेत्र का एक भाग होता है दृश्य पटल, जिसे स्क्लेरा बोला जाता है। यह जो है आँख जो है बाहर से कठोर अपारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे स्क्लेरा बोला जाता है। ये जो बाहर वाला पार्ट देख रहे हैं, यह आँख बाहर से कठोर और अपारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे दृश्य पटल या स्क्लेरा बोल सकते हैं। दूसरा होता है कॉर्निया। यह जो है दृष्टि पटल के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं, यानी स्क्लेरा का जो उभरा हुआ भाग रहता है उसे कॉर्निया कहते हैं, और इसे ही नेत्रदान में दान किया जाता है। और एक होता है आइरिस। तो कॉर्निया के जो पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी पर्दा होती है जिसे आइरिस कहते हैं, और यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद होता है रेटिना। आँख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना में ही बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं दर्पण यानी कि मिरर को। तो कांच के दूसरे सतह को जब सिल्वर के लेप या अन्य विधि से बंद कर दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो कांच जो है वो दर्पण बन जाता है। और फिर देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, तो किसी स्रोत से प्रकाश किरणें निकलकर जब परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये है वास्तविक प्रतिबिंब और ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए, प्रकाश किरण जो है परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब कि प्रकाश का किरण जो है वो परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मतलब आती हुई प्रतीत होगी उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा बनता है, वस्तु का सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। और उसमें क्या था काल्पनिक प्रतिबिंब में कि परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता था। लेकिन इसमें क्या है वास्तविक प्रतिबिंब में कि परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है।
और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा बनता है। दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण को। दैनिक जीवन में जिस दर्पण का उपयोग हम करते हैं डेली, वो समतल दर्पण होता है। जैसे कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये समतल दर्पण है और इसका प्रतिबिंब जो है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है, यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा। और समतल दर्पण से वस्तु को जितना दूर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पर बनेगा। यानी कि समतल दर्पण से वस्तु को जितनी दूरी पर रखेंगे हम, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। एक होता है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो देखते हैं उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। तो देखिए, दर्पण के जिस भाग में हम लोग देखते हैं उसका भाग अगर उभरा हुआ रहता है यानी उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, उ से उत्तल होता है और उ से उभरा हुआ होता है। तो इसका एक ट्रिक हो गया उत्तल दर्पण को याद रखने का कि वह भाग जिसमें हम लोग देखते हैं जिस दर्पण में, उसका अगर भाग उभरा हुआ हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण में हम लोग देखते हैं अगर उसका भाग अंदर की ओर हो तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आ से अंदर हुआ और अ से अवतल हुआ, तो जिसका भाग अंदर की ओर हो जिस दर्पण में और उसमें हम लोग देखते हैं तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। और देखिए उत्तल दर्पण का क्या होता है गुण, कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। और अवतल दर्पण में क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों हो सकता है, और यह निर्भर करता है कि वस्तु दर्पण से कितना दूर या पास में है। हम लोग ट्रिक से कैसे पता करेंगे कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो देखिए, अवतल अ व त ल 4 अक्षर है इसमें, और तो 4 अक्षर है, और उत्तल दर्पण में है उ त ल 3 दर्पण। तो छोटा हो गया उत्तल, तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल हो गया बड़ा 4 अक्षर का, तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसका अंग्रेजी की बात करें तो अवतल का अंग्रेजी होता है कॉनकेव, जो कि 7 अक्षर का है, और उत्तल दर्पण का अंग्रेजी होता है कॉन्वेक्स, जिसमें कि 6 अक्षर है। तो इसमें भी वही है, अवतल दर्पण में कॉनकेव जो है वो बड़ा है, और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स जो है वो छोटा है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। साइड व्यू देखने के लिए वाहनों में किया जाता है साइड मिरर के रूप में। अगर अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, दांत की जांच में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, और गाड़ियों के हेडलाइट में और टॉर्च में, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दृष्टि दोष के बारे में। तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं और पास की वस्तु को देख पाते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में दूर को नहीं देख पाएंगे। इसका उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे और पास की वस्तु को देखते हैं। और इसका जो निदान होता है वो अवतल लेंस के द्वारा होता है। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकते हैं।
यानी उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और इसका निवारण जो है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया बोला जाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना तो दूर की वस्तु को देख पाएंगे और ना ही पास की वस्तु को देख पाएंगे, यानी कि दूर और पास किसी भी स्थिति में नहीं देख पाएंगे। तो उसका निवारण जो है वो उत्तल और अवतल दोनों लेंस द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।